साथियों नमस्कार। प्राथमिक कक्षा 5 व पूर्व माध्यमिक कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा के लिए 2022-23 हेतु राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से परीक्षा का संचालन इस सत्र में किया जाएगा। तो सबसे पहले जो पत्र है वो राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से परीक्षा के जो केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया है, परीक्षा संचालन की प्रक्रिया है, उसके बारे में बिंदुवार पूरा विवरण दिया गया है। तो इसे हम समझेंगे। संपूर्ण परीक्षा के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जहां भी आपकी क्वेरी होगी संपूर्ण बिंदुओं को इसमें आपको के साथ में साझा किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसकी विषय वस्तु है वो क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि परीक्षा का संचालन किस प्रकार से होगा, इसके लिए जिला समिति का गठन किया गया है। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, परीक्षा संचालन हेतु विभिन्न चरणों की व्यवस्था हेतु उत्तरदायित्व एवं समय सीमा क्या होगी, इन सभी के बारे में बताया गया है। तो ये सारे कंटेंट हैं जो कि इस निर्देशिका में इसमें दिए गए हैं। जहां भी आपको परेशानी आ रही हो उसी कंटेंट को आप देखें, उस पेज नंबर पर जाकर के इस निर्देशिका में आप समझ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपके पास यदि नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम इसकी लिंक डली हुई है, जिसके माध्यम से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या अपने बीआरसी या सीएसई के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके दिशा निर्देशों को सबसे पहले समझ लेते हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार के तहत जो 2009 में पारित किया गया था, इसके आधार के बिहाफ में ही ये सारी रूल्स बुक तैयार की गई है। तो पहले जिला समिति का गठन, कौन कौन इसमें सदस्य होगा, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इसके अध्यक्ष होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी उपाध्यक्ष, जिला परियोजना समन्वयक सदस्य सचिव और बाकी सदस्यों की जानकारी भी इस समिति में दी गई है। अब परीक्षा का स्वरूप क्या होगा इसे हम देखते हैं कि अकादमिक सत्र 2022-23 में कुछ परीक्षा में बदलाव किया गया है। इसमें सभी शासकीय एवं मान्यता प्राप्त, अशासकीय, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों के कक्षा 5-8 के अध्ययनरत छात्रों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का संचालन राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी निर्देश व समय सारणी के अनुसार ही होगा। कोई भी विद्यालय जो शासकीय, मान्यता प्राप्त, अशासकीय, अनुदान प्राप्त और डाइस कोड प्राप्त मदरसे हैं अपनी मर्जी से एग्जाम नहीं करा पाएंगे। जो शासन ने निर्देश जारी किए हैं उसी के अनुसार उनको एग्जाम कंडक्ट कराना होगा। यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो याचिका परीक्षा से संबंधित कुछ अशासकीय विद्यालयों के संचालकों के द्वारा लगाई गई थी, तो उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी आदेश आ चुका है, जिसके पश्चात परीक्षा कैसे होगी इस संबंध में भी राज्य शिक्षा केंद्र से ऑर्डर जारी कर दिया गया है। प्रशासकीय अनुमोदन 725/2020 22 दिनांक 3/3/2020 के आधार पर 5वीं 8वीं के स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन विगत वर्षों की भांति मध्य प्रदेश राज्य मुक्त ओपन शिक्षा बोर्ड द्वारा ही किया जाएगा। ऐसे मदरसे जिन्हें डाइस कोड आवंटित नहीं हुआ है, संस्कृत बोर्ड एवं अन्य बोर्ड के अंतर्गत संचालित सभी शालाएं अपने स्तर पर परीक्षा का आयोजन कर स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन व्यवस्था निर्धारित कर सकेंगी। यद्यपि मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 2/3/2019 के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रवृत्त संशोधन अनुसार डिटेंशन पॉलिसी इन शालाओं पर लागू नहीं होगी। परीक्षा आयोजन हेतु छात्र पंजीयन एवं सत्यापन, शाला मैपिंग, परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा केंद्राध्यक्ष निर्धारण, मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष निर्धारण, परीक्षा फल निर्धारण, प्रगति पत्रक जनरेट करना आदि प्रक्रियाएं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विकसित आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही की जाएगी। परीक्षा हेतु जो विभिन्न चरण हैं, सबसे पहला तो ये है, यहाँ हम कुछ
इनके उत्तरदायित्व है कि जो शाला के यूडाइस के अंतर्गत दर्ज छात्रों की पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी का मिलान, पंजीयन एवं सत्यापन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है परीक्षा का। ये आप आश्वस्त हो जाए कि आपके जो भी यूडाइस के अंतर्गत छात्रों की संख्या है वो पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाले छात्रों की संख्या से मिलान खा रही है। त्रुटिपूर्ण जानकारी होने पर उसका सुधार किया जाए। इसके लिए जो उत्तरदायी है वो संबंधित शाला प्रभारी है और इसके लिए जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 28 फरवरी 2023 रखी गई है। दूसरी बात है इसी में कि सूची में प्रदर्शित कोई छात्र यदि वर्तमान में उस शाला में अध्ययनरत नहीं है तो उसका उपयुक्त कारण देते हुए उसे हमें अनमैप करना है और आपको सत्यापित नहीं करना है, वहां की सूची से भी आपको डिलीट करना है। डिलीट के ऑप्शन भी RSK MP पोर्टल पर अभी ओपन है। यदि कोई छात्र शाला में अध्ययनरत है जिसका नाम सूची में शामिल नहीं है तो ऐसे छात्रों को भी हमें सूची में शामिल करना है। इन सभी का उत्तरदायित्व संबंधित शाला प्रभारी का होगा। परीक्षा केंद्र का निर्धारण BRCC पोर्टल पर प्रत्येक परीक्षा केंद्र शाला को चिन्हित कर शाला में कक्षों की उपलब्धता के अनुसार परीक्षा केंद्र की क्षमता दर्ज करेंगे तथा कंडिका 5 में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष का भी चयन करेंगे। अभी 5th में है, 5th बिंदु में, उसे भी हम यहाँ पर समझेंगे। प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र स्तर पर 3 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। यदि छात्रों की संख्या ज्यादा है तो विशेष परिस्थितियों में राज्य शिक्षा केंद्र को सूचित करते हुए जिला परियोजना समन्वयक की अनुमति से परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। अशासकीय शालाओं एवं मदरसों को भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकेगा। ये नहीं है कि केवल शासकीय शालाओं को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। यदि व्यवस्थाएं हैं जहां परीक्षा का संचालन आसानी से या सुविधा अनुरूप किया जा सकता है तो उन अशासकीय शालाओं या मदरसों को भी परीक्षा केंद्र बना सकते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है, प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र के अंतर्गत सम्मिलित सभी तरह की शालाओं में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण होगा। BRCC प्रत्येक निर्धारित केंद्र के साथ शालाओं को मैप यानी आवंटित करेंगे। किस परीक्षा केंद्र पर कौन सी शाला रहेगी इसका निर्धारण BRC स्तर से किया जाएगा। BRCC द्वारा उपरोक्त अनुसार चिन्हित परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्राध्यक्ष तथा परीक्षा केंद्रवार विभिन्न शालाओं की मैपिंग का अंतिम अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसकी जो समय सीमा है 5 मार्च है, तो ये जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के बाद ही ये सारे कार्य हो सकेंगे। जनशिक्षा केंद्र की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के अंतिम प्रवेश पत्र पोर्टल से जनरेट करना तथा प्रवेश पत्रों के प्रिंट निकालकर परीक्षार्थी की अध्ययन शाला के शाला प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करना, ये JSK प्रभारी का उत्तरदायित्व है। ये कार्य भी 4 से 5 मार्च तक किया जाएगा। संबंधित शाला प्रभारी द्वारा अंतिम प्रवेश पत्रों में दिए गए विवरण का मिलान कर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को सुधार करना होगा। इसके लिए 6 से लेकर 10 मार्च तक, तो ये हमें बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। कई बार क्या होता है, कुछ त्रुटियां सत्यापन में रह जाती हैं और वही त्रुटियां छात्र के रिजल्ट के पश्चात उनके प्रगति पत्रक में दिखाई देती हैं। तो चूंकि लास्ट ईयर पहला चांस था ऐसा, इसलिए कुछ गलतियां रह गई। इस बार कोशिश करें कि जो सुधार का मौका मिले उस समय हम सुधार कर लें। परीक्षार्थियों के अंतिम प्रवेश पत्र प्रिंट निकालकर परीक्षार्थियों को अध्ययनरत शाला के शाला प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करना, ये कार्य होगा 11 से लेकर 13 मार्च तक के लिए। संबंधित शाला प्रभारी प्रवेश पत्रों का परीक्षार्थीवार वितरण 15 मार्च तक कर देना होगा। परीक्षार्थी के विषयवार उपस्थिति पत्रक पोर्टल से जनरेट कर उपस्थिति पत्रक के प्रिंट आउट भौतिक रूप से संबंधित परीक्षा केंद्रों को उपलब्ध कराना, ये जनशिक्षा केंद्र प्रभारी का उत्तरदायित्व होगा। तो ये विभिन्न उत्तरदायित्व दिए गए हैं कि हमें कौन सा कार्य कहां कब तक करना है, क्योंकि परीक्षा 25 मार्च से आरंभ होने जा रही है। परीक्षार्थी के प्रोजेक्ट कार्य जो है प्राप्तांकों को पत्रक संबंधित जनशिक्षा केंद्र में जमा करना है। शाला प्रभारी का उत्तरदायित्व है 25 मार्च तक। जनशिक्षा केंद्र प्रभारी अपने द्वारा जनशिक्षा केंद्र की सभी शालाओं के परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक जो है पोर्टल पर दर्ज
कराएंगे। ये पोर्टल पर दर्ज कराने का उत्तरदायित्व तो जनशिक्षा केंद्र प्रभारी का रहेगा। ये कार्य 1 अप्रैल तक किया जाना है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, मूल्यांकनकर्ता उन्हें आवंटित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन उपरांत प्राप्तांकों की प्रविष्टि पोर्टल से जनरेट प्रपत्र में दर्ज कर हस्ताक्षरित प्राप्तांक प्रपत्र मूल्यांकन केंद्र प्रभारी को देंगे। ये कार्य 10 अप्रैल तक होगा। परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी करना ये मूल्यांकन केंद्र प्रभारी का उत्तरदायित्व होगा। इसकी समय सीमा 20 अप्रैल 2023 रखी गई है। परीक्षा केंद्र पर की जाने वाली सामान्य जो कार्रवाई है वो ये है कि परीक्षार्थी को पोर्टल से जनरेट किए हुए प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ये कुछ जानकारियां हैं, इन्हें हम सही तरीके से रीड कर सकते हैं। क्या क्या हमारी सुविधाएं वहां पर मिलेंगी। परीक्षा केंद्र अध्यक्ष का निर्धारण बीआरसी के माध्यम से होगा। बीआरसीसी द्वारा पोर्टल पर परीक्षा केंद्र चिन्हित करते हुए संबंधित परीक्षा केंद्र के लिए केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष का चयन किया जाएगा। बीआरसीसी के द्वारा केंद्राध्यक्ष का अंतिम अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। केंद्राध्यक्ष कौन बनाएगा, जो वरीयता क्रम है, सबसे पहले केंद्राध्यक्ष व्याख्याता को बनाया जाएगा। यदि व्याख्याता उपलब्ध नहीं है तो यूएमएस उच्च माध्यमिक शिक्षक, इसके बाद माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक, फिर माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, इन किसी को भी बनाया जाएगा। तो ये केंद्र अध्यक्ष बनने की जो वरीयता है वो यहाँ पर दी गई है कि संबंधित जन शिक्षा केंद्र में इसमें से किसी को भी केंद्र अध्यक्ष बनाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ सहायक शिक्षक को केंद्र अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं केंद्र अध्यक्ष के दायित्व क्या होंगे। तो परीक्षा तिथि पर कक्षावार परीक्षार्थी की बैठक व्यवस्था का पर्यवेक्षण की ड्यूटी का निर्धारण करना, परीक्षा की गोपनीयता को बनाए रखना, प्रश्न पत्र के पैकेट को 30 मिनट पूर्व प्राप्त करना, परीक्षा को नियत समय पर प्रारंभ और समाप्त करना, परीक्षा समाप्त होते ही 1 घंटे के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं को कक्षा 5 के लिए सफेद और कक्षा 8 के लिए पीले रंग की थैली में तैयार करके हुए उन्हें जनशिक्षा केंद्र में जमा कराना। ये परीक्षा केंद्र अध्यक्ष के उत्तरदायित्व होंगे। इसी तरह से मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण जो है जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाएगा, जहां पर मूल्यांकन की व्यवस्था होगी। परीक्षा के दौरान कोई अनुचित साधन करते हुए पाया जाता है तो उसकी परीक्षा को रोक दिया जाएगा, निरस्त किया जाएगा और उसकी जो उत्तर पुस्तिका है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी निर्धारित अंक प्राप्त नहीं कर पाता तो उसके लिए विशेष शिक्षण कार्य कराते हुए 2 माह पश्चात पुनः परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। इसके पश्चात जो प्रश्न पत्र की बात करें तो प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्राप्त मिलेंगे हमें, जिनके अनुसार ही हम परीक्षा संपन्न करा पाएंगे। इसमें जो अंक विभाजन है, कुल 80 अंक का जो वार्षिक पेपर है वो वार्षिक मूल्यांकन होगा, जिसमें जो बाह्य मूल्यांकन है 60 अंक का होगा और 20 अंक का प्रोजेक्ट, यानी 80 अंक का आपका वार्षिक मूल्यांकन होगा और 20 इसी तरह से जो 20 अंक का है वो आपका अर्धवार्षिक से वेटेज दिया जाएगा। दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए 40 अंक का लिखित परीक्षा होगी और 40 की प्रायोगिक यानी आंतरिक मूल्यांकन निर्धारित किया गया है। तो ये तो थी कुछ परीक्षा के अंकों से संबंधित। ये यहाँ पर पूरी सारणी दी गई है कि जो लिखित परीक्षा होगी 60 अंक की होगी, प्रोजेक्ट 20 अंक का होगा, पूर्णांक कुल 80 अंक का होगा। इसी तरह से लिखित कक्षा 5 के लिए और ये 8 के लिए भी वही है, 60, 20 और 80। तो ये वार्षिक परीक्षा का है। 20 अंक जो आपके हैं वो अर्धवार्षिक मूल्यांकन से लिए जाएंगे। कक्षा 5 के परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है, लेकिन अतिरिक्त भाषा की परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में प्राप्तांकों को वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन एवं परिणाम हेतु जोड़ा जाएगा। तो ये कुछ जानकारियां थी परीक्षा से संबंधित। यहाँ जो प्रोजेक्ट कार्य है, प्रोजेक्ट कार्य के लिए भी मैं बता दूं कि वार्षिक परीक्षा हेतु प्रोजेक्ट कार्यों की सुझावात्मक सूची राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक
इसके 31/11/22 के अनुसार जारी की गई है। विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सूची में से कोई 2 प्रोजेक्ट पालक के सहयोग से छात्र पूर्ण कर पाएंगे। तो ये थी प्रोजेक्ट से संबंधित। शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के अंकों की बात करें तो सत्र 2022-23 में शाला में आयोजित गतिविधियों में छात्र की उपलब्धि पर शाला स्तर से ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। ये ग्रेड शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक द्वारा प्रदान किए जाएंगे। यहाँ अंक नहीं देना है, उन्हें केवल ग्रेड देना है। परीक्षा फल के निर्धारण एवं पुनः परीक्षा की अगर हम बात करें तो परीक्षा फल निर्धारण हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा को 20% अधिभार, वार्षिक परीक्षा का 60% अधिभार और प्रोजेक्ट का 20% अधिभार सम्मिलित किया जाएगा। तो इस तरह से टोटल अंक सूची बनेगी। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो अंक निर्धारण है उनमें परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक में 33% अंक लाना अनिवार्य है। अर्थात जो 20 अंक का प्रोजेक्ट है उसमें भी आपको 33% अंक लेके आना है। जो 20 अंक की अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें भी 33% मार्क्स आपको लेके आना है और 60 अंक का जो वार्षिक लिखित मूल्यांकन है उसमें भी आपको 33% अंक लेकर के आना है। ऐसा नहीं होगा कि 60 में से यदि हमारे 33 मार्क्स आ जाते हैं तो आप उसमें पास माने जाएंगे। आप जिस में भी आपके अंक कम होंगे उसके लिए आपको पुनः परीक्षा का निर्धारण किया गया है। यदि इस पुनः परीक्षा में भी आप उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो आप अगले सत्र में भी उसी कक्षा में अध्ययन कर पाएंगे जिस कक्षा में आप दर्ज है। देखिए, पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की दशा में अगले अकादमिक सत्र में वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा में ही रखा जाएगा। कक्षा 6 या 9 में क्रमोन्नति नहीं दी जाएगी। तो ये इसमें पुनर्गणना संबंधी प्रावधान, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। यद्यपि पारदर्शिता के लिए परीक्षार्थी चाहे तो उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर पाएंगे। इस हेतु परीक्षार्थी को परिणाम घोषित होने से 1 माह के भीतर निर्धारित मूल्यांकन केंद्र पर जो आवेदन करना होगा और इसकी सुविधा केवल मूल्यांकन केंद्र पर अवलोकन के लिए रहेगी। तो ये थी कुछ परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इस तरह के वीडियो में जो आपको पत्र दिखाए जाते हैं इनके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप, इनकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगता है या परेशानी आती है तो आप अपनी जो असुविधा है उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत करा सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो परेशानी है उसको दूर करने का प्रयास किया जा सके। ये इस तरह से कुछ मद है जहां से कहां पर कितना खर्च किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मुख्य बातों को हम आपके साथ में साझा करते हैं। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जुड़े रहें आप चैनल से। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।